तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आपको दिन भर जो हलचल रही है बाजार की, कमोडिटी मार्केट की, उसकी तमाम बातें आपको बताते हैं हम। इसके अलावा आपको रणनीति बताते हैं, आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है और इसके अलावा आपके सवालों के जवाब भी इस शो में दिए जाते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। एक व्हाट्सएप नंबर हम आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते रहेंगे। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जी हाँ, सिर्फ इतना ही करना है। 9136934065 ये नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर अपना सवाल भेजिए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और आपको बेहतर तरीके से राय देंगे। जो भी आपके मन में सवाल हैं, गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, बेस मेटल की रणनीति आप जानना चाहते हैं, एग्री रिलेटेड आपकी कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं, वो सारे सवाल आप हमें स्पष्ट भाषा में, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको बेहतर लगता हो, हमें भेजिए। हम दिग्गज एक्सपर्ट से उस पर राय लेंगे। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ 3 बेहद खास एक्सपर्ट आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आज अमित खरे साहब हैं, जीसीएल ब्रोकिंग से, एवीपी रिसर्च जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे। थैंक यू सो मच अमित जी, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ अनुज चौधरी साहब भी आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मेरे एसेट शेयर खान के कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट। अनुज जी, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ नितिन केडिया साहब भी जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जूलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन से। थैंक यू सो मच नितिन सर, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं बारी बारी से आप सभी से रणनीति जानना चाहूँगा, चूँकि जाहिर सी बात है यहाँ से पूरे हफ्ते का भी व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक ज़रा व्यू साफ तौर पर लेने से पहले ज़रा जानकारी देनी दर्शकों को बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, 1,21,634, जी हाँ, ये गोल्ड का जो भाव है वो MCX पर सेटल होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक दायरे में ही गोल्ड में कारोबार होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम सिल्वर को देखें तो आउट परफॉर्मेंस तो रही, हालांकि अभी भी जो मार्चिंग टूवर्ड्स 1,50,000 वो उससे थोड़ा सा चूक गया है, 1,49,350। जी हाँ, ये भाव फिलहाल MCX पर। अगर हम बात करें कॉमिक्स पर भाव की, तो गोल्ड में देखिए, गोल्ड $4,000 के करीब, और इसके अलावा सिल्वर में हम भाव देख रहे हैं कि $48 के पास कहीं पर सेटल होता हुआ। तो ये तमाम बातें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आती हैं। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, और चूंकि मैंने कहा कि थोड़े पूरे हफ्ते को लेते हुए गोल्ड पर एक नज़रिया बनाना होगा, क्या ऐसे फंडामेंटल चेंजेस आप देखते हैं खासतौर पे गोल्ड में जो नज़र आए हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? हालांकि रिकवरी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की उम्मीद की जा रही है वहाँ पर अभी भी एक तरह का कहीं ना कहीं रूट ब्लॉक लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं गोल्ड में जो बढ़त चाहिए, जो एक इंटरेस्टिंग बढ़त चाहिए, उसका इंतजार हो रहा है। नमस्कार प्रशांत जी, धन्यवाद आपने आज मीडिया को टाइम दिया। देखिए क्या होता है प्रशांत जी, अगर आप रोज एक स्पाइसी खाना खा रहे हैं और आपने कंटिन्यूअस 10 हफ्ते तक स्पाइसी खाना खाया है और उसके बाद आपको जो है एकदम सात्विक खाना बिना नमक का मिलने लगे, तो आपको उस खाने में जो है फिर मजा नहीं आता। तो पिछले मतलब इस हफ्ते को अगर हम हटा दें या दिवाली, मतलब दिवाली के पहले की बात करें, तो उसके पहले के 10 हफ्ते ऐसे थे जिसमें आपने सुबह उठे, गोल्ड बाय किया, 1 किलो गोल्ड बाय किया आपने, उसको एक दिन पहले का स्टॉप लॉस लगाया और शाम तक आपको जैसे ही 1,000 रुपए बढ़ा आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो पूरे हफ्ते में यदि 1 किलो के ऊपर कोई ट्रेड कर रहा था तो उसके आराम से 3.5 से 4 लाख रुपए बन रहा था इस ट्रेड के अंदर। अब लोगों को चूंकि इजी मनी की आदत हो गई और किसी ने अगर 1 किलो पे भी ट्रेड किया तो 10 हफ्ते के अंदर 35-40 लाख रुपए उसने कमाए। अब दिवाली वाले हफ्ते में हमने देखा कि कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग थी और कुछ जिन लोगों ने सप्लाई क्रंच की वजह से फ्यूचर्स में बाइंग करी थी कॉमिक्स के अंदर, उन लोगों ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में जो गुड्स थे, गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक्स थे, वो आ गए थे और वो इजिली अवेलेबल था। तो इसकी वजह से ये पोजीशंस निकली और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग निकली, तो 6 से 7% का हमने फर्स्ट फॉल देखा। किसी भी कमोडिटी में जब 6 to 7% का फॉल आता है प्रशांत जी, तो उसके बाद जो वीक हैंड्स होते हैं
वो निकलना शुरू कर देते हैं, और जो नेक्स्ट 6% का फॉल हमने देखा वो वीक हैंड्स के निकलने की वजह से देखा, और $3900 के आसपास गोल्ड कहीं जाके स्टेबलाइज हो गया। अब किसी भी चीज में क्या होता है कि जब प्रॉफिट बुकिंग या शार्प सेल ऑफ आता है, तो उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन के फेज में जाता है, एक आध दो छोटे सेल ऑफ दिखाई देते हैं, और उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू होता है किसी ना किसी न्यूज ट्रिगर की वजह से। तो अभी बाजार में ऐसा कोई न्यूज ट्रिगर नहीं है, क्योंकि दिसंबर को लेके पावेल ने एक ठंडा रिस्पांस दिया है। उन्होंने बताया कि अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। तो इस वजह से हमने गोल्ड के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज देखा। फिर ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग भी थी, जिसकी वजह से लोगों को ये लगा कि ट्रेड वॉर जो चल रहे हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। पर इस बीच अभी भी गोल्ड $4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, $4000 पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड का व्यू अभी भी बहुत अच्छा है, और हमें लगता है कि गोल्ड जो है वो 5000 या $5500 जो है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में टच कर लेगा। प्रशांत जी। तो अगले 6 महीने में जो जिन लेवल्स पे है गोल्ड, वहां से अप साइड में 5000 या 5500 तक के जो हैं लेवल्स वो दिखा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जाहिर सी बात है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है उसमें हर घंटे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है मॉडर्न डिप्लोमेसी में जो इम्पैक्ट करता है खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर और बाकी कमोडिटीज को। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी ओर से क्या रिकमेंडेशंस हैं, और आपकी कुछ अहम रणनीति कॉल्स हो तो लगे हाथ वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, काफी अच्छा मोमेंटम जो है हमने पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में देखा है। अभी जस्ट सर ने बहुत ही बेहद सुंदर तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन भी किया है कि कैसे प्राइजेस ऊपर जाते हैं, फिर जब करेक्शन होता है तो कैसे प्राइजेस नीचे आके फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर से ट्रेंड को रिज्यूम करते हैं। तो मोमेंटम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। करेक्शन के बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों फ्रेश नई तेजी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट काफी ओवरबॉट हो चुका था। 90 की आरएसआई पे गोल्ड सिल्वर के जो है प्राइस ट्रेड कर रहे थे, अभी 50-40 की आरएसआई के आसपास जो है सेटल हो चुके हैं। तो मैंने वॉलेटिलिटी को देखते हुए मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बनाया, क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा है। जो लोग बड़े में कर सकते हैं वो करें, क्योंकि डेली का 2 से 3 हजार रुपए का मूवमेंट है, मतलब 2 से 3 लाख रुपए ऊपर नीचे जो है रिसेंट में हो सकते हैं डेली में। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ट्रेड बनाया। दिसंबर वायदा गोल्ड 1,21,000 के आसपास खरीदारी करनी है। 1,24,000 रुपए का इसका टारगेट लेके चलना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है, और 1,20,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है। माफ कीजिएगा। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा 1,50,500 के आसपास खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 1,54,000 रुपए का। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 1,48,500 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्पॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भाव 4,010 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। रेंज ऊपर की खुली हुई है। मेरे को लग रहा है अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग व्यू लेके चलें तो 3750 से लेके 3800 ये इसके अच्छे बेस प्राइस हो सकते हैं। ऊपर में मेरे को लग रहा है 4700 से लेके 4900 के आसपास के भाव अगली दिवाली तक हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो $49 के आसपास स्पॉट में अभी कारोबार कर रही है। नीचे में देखा जाए तो 45 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में ये कहीं ना कहीं वापस फिर से $60 के आसपास देखने को मिल सकती है। जी प्रशांत जी। चलिए, तो एक बार फिर से आपको कॉल्स अमित जी के दोहरा देते हैं। गोल्ड मिनी दिसंबर वायदा ट्रेड जो है वो 1,21,000 के आसपास आपको लेना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस 1,20,000 का, टारगेट 1,24,000 का यहाँ पर आपको मिल सकता है। याद रखिए 3 ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा आपको 1,50,500 के आसपास बाय करना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस 1,48,500 का, और टारगेट 1,54,000 तक के 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चलिए, इन सबके बीच में अनुज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोल्ड और सिल्वर पर आपका नजरिया क्या बन रहा है, और आपकी कुछ कॉल्स हो तो लगे हाथ वो भी बताइए। जी नमस्ते प्रशांत जी। सबसे पहले गोल्ड के अंदर में हमने देखा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल जैसा एक बन रहा है सेटअप। इसके अंदर में ऑलमोस्ट एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आ गया है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक फ्रेश अपसाइड मूवमेंट भी दिखाई दे सकता है। अभी चल रहा है करीबन 1,21,600 के आसपास में। नीचे में 1,21,500 के नीचे बाई कर सकते हैं। नीचे में 1,20,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में टारगेट 1,23,700 से लेके 1,24,000 तक जा सकता है। अगर चांदी में देखें तो हमारी एक बाई कॉल है। नीचे बाई कर सकते हैं 1,49,000 के आसपास में लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1,47,900 का,
और ऊपर में टारगेट रहेगा 1,51,000 और 1,52,000 का। दूसरी कॉल अगर हम देखेंगे तो कॉपर में भी दिया है हमने बाय, 1,009 लेवल के आसपास में बाय कर सकते हैं। 998 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 1,025 से 1,030 लेवल्स पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपको राय मिलती हुई। सिल्वर की दिसंबर की कॉल आपको 1,49,000 के आसपास लेनी है। स्टॉप लॉस 1,47,900 का, लक्ष्य पहला 1,51,000 का, दूसरा 1,52,000 का यहां पर नजर आ सकता है। चलिए, बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। राहुल सिंह हमारे एक दर्शक हैं और नितिन जी, इनके सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। इनका सवाल है कि क्या ये जो समय है वो सोने की खरीदारी का सही समय है, और अगर नहीं तो फिर कौन से लेवल्स पे जो है वो सोने में खरीदारी की जा सकती है। इससे जुड़ा एक और मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मतलब ठीक है, लोग खरीदारी के मौके या एक लंबी रैली का इंतजार भी कर रहे हैं, इन सब के बीच में हम ठीक है, लीडर्स के बीच में चीजें भले ही इज आउट हो रही हों, लेकिन हम इन्फ्लेशन और बाकी डेटा का इम्पैक्ट जो उम्मीद कर रहे थे, जो एक अनुमान था कि शायद अनएम्प्लॉयमेंट के खराब अनुमान और बाकी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह होगा, एक फ्यूल की तरह काम करेगा गोल्ड में, वैसा भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या होता है जब भारी बारिश की चेतावनी हो और भारी बारिश हो जाए लेकिन उसके सामने सुनामी आनी हो, तो भारी बारिश की चिंता खत्म हो जाती है, लोग सुनामी की चिंता करना शुरू कर देते हैं। पिछले शुक्रवार को जो इन्फ्लेशन के डेटा आए थे वो काफी सॉफ्ट डेटा आए थे और उसकी वजह से हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4150 के आसपास गोल्ड गया था और वहां पे गोल्ड ने एक रेजिस्टेंस लिया। लेकिन 29 तारीख को फेड का मीटिंग था और फेड की मीटिंग को लेके काफी बड़ा एक संशय बना हुआ था इस हफ्ते की शुरुआत में। तो हमने देखा कि जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे 3890 3900 के आसपास बाय किया था, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया ये सोच के कि लास्ट क्वार्टर्स चल रहे हैं, जॉब की सिचुएशन जो है वो यूएस में अच्छी नहीं है, या हो सकता है पावेल और ट्रंप के जिस तरह से डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको लेके कहीं हॉकिश आउटलुक आगे के लिए पावेल ना दे दे। तो इस डर से हमने काफी सारी पोजीशंस कटती हुई देखी और फेड के आसपास हमने देखा कि गोल्ड जो है वो 3900 का उसने लो लगा दिया, 3890 का प्रिसाइसली। और फिर जिस समय पावेल ने ये बोला कि भाई आगे के लिए हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि जो फेड के जो मेंबर्स हैं उनमें एक राय नहीं है दिसंबर को लेके, तो हमने देखा कि गोल्ड जो वापस है वो वापस 3930 और 3928 तक के लेवल्स इसने दिखाए। लेकिन जिस तरीके से वहां से गोल्ड ने बिना किसी न्यूज के रिबाउंड किया है प्रशांत जी, वो ये बताता है कि ट्रंप और जिनपिंग की जो मीटिंग है और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको लेके बाजार खुश नहीं है और बाजार जो है वो वापस $4,000 के आसपास आ गया है। तो ये कारण है कि जो इन्फ्लेशन का इतना बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता था वो जो है नॉन इवेंट हो गया। अब आते हैं हमारे दर्शक के सवाल पे कि सोना इस समय लेना चाहिए या नहीं। देखिए 3800 से 4200 की रेंज में इस समय सोना कंसोलिडेट कर रहा है। यदि आप 3800 तक अभी लेने के बाद देख सकते हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं। एल्स नीचे में $3850 के आसपास आता है, यानी भारतीय बाजारों में आप ये मान के चलिए लगभग 1,18,000 के आसपास आता है, तो वहां पे बाय करें। एल्स $4,200 के ऊपर जाता है यानी 1,26,000 के ऊपर जाता है तो आप वहां पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 12 महीने के लिए बाय करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहां से बाय करके चल सकते हैं। प्रशांत जी, चलिए, तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया भी मिल गया। हमारे एक दर्शक हैं, उनके सवाल के साथ अमित मैं आपके पास आना चाहूँगा, और इन्होंने पूछा है सूरत से सवाल, आयुष नाम है इनका, और पूछ रहे हैं कि क्या सोने का भाव 1 लाख के नीचे आएगा। मतलब जाहिर सी बात है ये करेक्शन में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं। अमित जी बताइए क्या जवाब होगा इन्हें। प्रशांत जी, इनके लिए मेरी सजेशन है 1 लाख के आसपास के भाव अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। जैसा कि अभी हमारे लास्ट सर ने बताया है कि 1,18,000 ये इसका बेस्ट पॉइंट हो सकता है। अभी हमने देखा कि 1,17,700 800 के आसपास जो है 2 दिन पहले ही मार्केट आया था। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,18,000 और 1,15,000 ये इसके बेहतरीन सपोर्ट पॉइंट है। मेरे को नहीं लग रहा कि 1,15 के नीचे मार्केट जो है
अभी 4 से 6 महीने जाएगा। ऊपर के जो प्राइस है वो ओपन है। मेरा जो नेक्स्ट दिवाली तक का टारगेट मैंने लेके रखा है वो 1,47,000 के आसपास तक का लेके रखा है। तो 1,17 मेरा बेस प्राइस है और 1,47 ये मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये खरीदारी करना चाह रहे हैं तो 1,20,000 के नीचे जैसे ही कहीं भी प्राइस मिलते हैं तो इनको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बस टाइम होराइजन इनको जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम 1 साल का टाइम फ्रेम इनको लेके चलना पड़ेगा। अगर ये शॉर्ट टर्म 1-2 महीने के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो थोड़ा सा लंबी अवधि के नजरिए से लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अनुज जी, क्रूड पे भी जरा बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि क्रूड की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल पर तो प्रेशर बना ही हुआ है। $65 के नीचे ब्रेंट क्रूड की कीमत है। WTI क्रूड $60 के करीब फिलहाल है। बताइए क्या रणनीति रखी जाए क्रूड में? जी, ओवरऑल क्रूड में देखेंगे तो ट्रेंड नीचे की तरफ में है और ओपेक प्लस की जो मीटिंग है उसके हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि जो सप्लाई कंसर्न्स रहेंगे, ओवर सप्लाई का मार्केट में फियर है। उसकी वजह से देखा है कि हमने कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर में दबाव दिखा है। ट्रेंड अभी भी नीचे की तरफ में है और नीचे में हम अगर एमसीएक्स पे देखें तो 5,700 लेवल के आसपास में देखे जा सकते हैं नीचे के अंदर में। तो ऊपर में इसमें सेगमेंट चलना चाहिए इसके अंदर। ये है राय। और चूंकि क्रूड पर 5,000 से 4,700 लेवल पे दिखाई जी जी, एक बार फिर से दोहरा देंगे। अभी चल रहा है 5,375 के आसपास में चल रहा है। नीचे में 5,000 और 4,700 लेवल्स देखे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। चलिए, तो लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अमित जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी रणनीति और आपकी कोई कॉल भी हो तो वो भी जरा शेयर करें। क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंट में इसने 5510 का एक हाई बनाया था और वहां से प्राइसेस लगभग देखा जाए तो 5300-5280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 5510 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकलते हैं तब तक इसमें सेल और राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। 5400 के आसपास इसमें कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। नीचे टारगेट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का रखना है 5100 रुपए और 5512 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है। जी प्रशांत जी। बिल्कुल। तो क्रूड पर राय हो गई। सिल्वर को लेकर नितिन जी एक मन में सवाल था और अब ये सवाल बहुत सारे दर्शकों की कह सकते हैं क्वेरीज से निकला हुआ एक निचोड़ है। क्या अब ये मान लिया जाए कि जिन्होंने 1,80,000 पर के आसपास चांदी ली उन्हें निकलने का मौका नहीं मिलने वाला, जिस तरह की रिबाउंड नजर आ रहा है? प्रसाद जी, देखिए, जिन्होंने 1,80,000 के आसपास चांदी ली है उन्होंने 20 से 25,000 रुपए के प्रीमियम पे चांदी ली है। यानी कि जो चांदी की वैल्यू थी उससे 20-25,000 रुपए ज्यादा पे करके दिए। तो वो प्रीमियम उनको मिले वो थोड़ा सा मुझे संशय है। लेकिन मेरा मानना है कि 31 दिसंबर के पहले हम चांदी में एमसीएक्स के अंदर 2 लाख रुपए का भाव देखेंगे। तो मुझे लगता है कि 1,90 1,95 शायद उस समय फिजिकल मार्केट में भाव बन जाएगा या 2,05,000 होगा, क्योंकि 5,000 प्लस माइनस फिजिकल मार्केट चलता है। तो वहां पे वो उनको निकलने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर कोई फिलहाल नया ट्रेड सिल्वर में लेना चाह रहा है तो उनके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि वो एमसीएक्स में एक्सचेंज के ऊपर ना लेके वो सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं या बाजार से आप परचेज कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट और कॉमिक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम बैकवर्डेशन देख रहे हैं, यानी उल्टा बदला देख रहे हैं, जो अभी लगभग 40 सेंट चल रहा है। लास्ट टाइम हमने ये 300 सेंट जाते हुए देखा था, पर अगर ये 100 सेंट के आसपास भी जाता है तो आप देखेंगे कि चांदी स्पॉट में बढ़ रही है, फिजिकल मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन एमसीएक्स में आपको वो तेजी हो सकता है ना मिले। तो आप फिजिकल मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यदि आपने 1,80,000 में खरीदा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने का मैक्सिमम टाइम लगेगा, आपको चांदी 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। चलिए, तो 1,80 पे अगर आपने लिया हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ महीनों का वक्त है, ये 2 लाख तक भी टच करेगी और इसके ऊपर के लक्ष्य तो आपने देखे ही हुए थे। और फिजिकल में जो है और वो भी रणनीति आपको बता दी गई। चलिए, इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक है गौरव, पुणे महाराष्ट्र से, इन्होंने सवाल पूछा है नेचुरल गैस पर क्या ट्रेड करना चाहिए। इनका एकदम स्ट्रेट सवाल है। अनुज जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। नेचुरल गैस में रणनीति बताइए। नेचुरल गैस के अंदर में एक अच्छी तेजी है। इसमें हमने देखा था कि कल जो इन्वेंट्री डेटा आया था वो भी काफी सपोर्टिव था और डेटा के बाद में नाइमेक्स और एमसीएक्स दोनों पे एक अच्छा उछाल दिखा था भाव के अंदर में। अभी 364 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 358 से 360 के आसपास है तो बाई करके चलना चाहिए। 351 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 370 से 380 तक का टारगेट देखा जा सकता है।
चलिए, तो ये है रणनीति नेचुरल गैस पर आपको मिलती हुई। और कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो जा रही है, दर्शकों की सुविधा के लिए हम बता रहे हैं कि ये पूरा शो हम यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं आफ्टर द शो। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जा रही है तो आप रिविजिट कर सकते हैं। तमाम हमारे एक्सपर्ट की जो भी राय है, वो अगर आपसे कोई बात मिस हो रही है तो आप वहाँ पर जाकर दोबारा इस शो को देख सकते हैं। चलिए, मेटल्स पर ज़रा फोकस करते हैं। बेस मेटल्स का क्या हाल है, ज़रा आपके सामने लेकर आते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम में हमें हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। जिंक जो है वो एक सीमित दायरे में ही है। ग्लोबल डिमांड में जो कमजोरी है और उस डिमांड के मुकाबले जिस तरह की सप्लाई, ओवर सप्लाई की जो बात सामने आ रही है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मजबूत अमेरिकी डॉलर का भी इम्पैक्ट साफ तौर पर हमें बेस मेटल्स में देखने को मिल रहा है। और हमारे एक दर्शक भी हैं जो कि उन्होंने सवाल खासतौर पे मेटल्स पर पूछा है। मैं उनका सवाल भी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं और उस पर कहीं ना कहीं हम राय लेंगे। और साफ तौर पर वो मेटल्स पर रणनीति जानना चाहते हैं कि किस तरह की रणनीति मेटल्स में लेकर चलनी चाहिए। अमित जी, आप बताइए, क्या रणनीति रखी जाए, मेटल्स में क्या नजरिया बन रहा है? प्रशांत जी बहुत बेहतरीन चार्ट कॉपर और जिंक के अभी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। डेली चार्ट में देख रहा हूँ कि कॉपर को मैं पहले नंबर पे रखूंगा, सेकंड नंबर पे मैं जिंक को रखूंगा। तो 1000 के आसपास से बहुत अच्छा मोमेंटम जो है कॉपर में देखने को बार बार मिलता है। अभी कल परसों भी 1000 के आसपास भाव आए थे। तो 1000 के आसपास के भाव का खासतौर से ध्यान देना है। जैसे ही प्राइस स्क्रीन पे दिखाई दे, बाय का बटन दबा देना है। टारगेट लेके चलना है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का। 1030 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 985 का। अगर जो लोग थोड़ा सा लंबा प्ले करते हैं तो मेरे को लग रहा है कॉपर में 1050 के आसपास के टारगेट भी करंट एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। जिंक नवंबर की अगर हम बात करें तो 299 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का इसका टारगेट है 307 का। स्टॉप लॉस रहेगा 294 का। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल। एक चीज और है, जब चूंकि तमाम कॉल्स की बात हो रही है तो अनुज आपके पास भी आते हैं। कॉपर को लेकर आपकी कोई रिकमेंडेशन? कॉपर के अंदर में ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का ही दिख रहा है। नीचे में डिप्स पे बाय करके चलना चाहिए। एक से 2 दिन के अंदर में 1009 के आसपास पे बाय करके चल सकते हैं। 998 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1025 से 1030 तक का टारगेट देखा जा सकता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई। एक चीज और मिस हो रही है नितिन जी, और मैं एक आम जो कंज्यूमर है उसके मन में सवाल भी हो रहा होगा, खास तौर पे जो ये फेस्टिव सीजन के बाद अब शादियों और सावे के सीजन है। पिछली दफा भी काफी चर्चा हो रही थी। किस तरह का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है? और जाहिर सी बात है कि इसे लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह नजर आता है, खासतौर पे सराफा बाजार में और बाकी कम्युनिटी में। प्रसाद जी देखिए, 45 शादियों की डेट्स है नवंबर और दिसंबर में। तो इन जनरली इंडिया के अंदर जो शादियों की डेट्स होती है पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज 1 लाख से 1,05,000 शादियां होती है। और ब्रेन्स की एक स्टडी बताती है कि पर शादी एवरेज खर्चा जो इंडिया में होता है वो 12 लाख होता है। और उसमें से 25% जो होता है वो ज्वेलरी परचेज में जाता है, यानी 3 लाख रुपए के आसपास। और ये हमने अपनी दुकानों में भी देखा है कि जनरली जो शादियों के लिए कस्टमर आते हैं, अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो किसी का 3.5 लाख आता है, कभी 3 लाख आता है, कभी 2.5 लाख आता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल का जो एवरेज है वो 3 लाख के आसपास है। तो उस हिसाब से हमने जो 50 लाख शादियां होने जा रही हैं नवंबर और दिसंबर में, तो उसका जो हमने एवरेज निकाला है लगभग 120 टन के आसपास की गोल्ड सेल्स थ्रू ज्वेलरी हम देखेंगे। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो शादियों का सीजन था उसमें हमने 180 टन की सेल देखी थी। पर चूंकि भाव जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं लास्ट ईयर से लेके अभी तक, तो इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 3 लाख रुपए का अमाउंट है वो इंटैक्ट रहेगा, पर वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो पर शादी एवरेज 24 ग्राम हम लेके चल रहे हैं कि 24 ग्राम के आसपास की सेल होगी। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हम मान के चल रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ की सेल्स जो है वो हमें देखने को इन शादियों के सीजन में मिलेगी। मेरे पास बहुत ही थोड़ा समय है, फटाफट से अमित जी अपनी एग्री और मसालों पर जो आपकी रिकमेंडेशन है फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल, एग्री के लिए पहला ट्रेड नवंबर वायदा जीरा 20,000 के आसपास खरीदारी करनी है। 1 से 2 दिनों में 20,500 के टारगेट रखने हैं। नीचे में 19,700 रुपए का स्टॉप लॉस है। 20,600 के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो इसमें आगे अच्छी तेजी और देखने को मिलेगी। हल्दी दिसंबर वायदा 14,700 के आसपास खरीदे। 15,700 रुपए का टारगेट लेके चले। 14,100 रुपए का स्टॉप लॉस है। ग्वारसीड नवंबर वायदा 4700 के आसपास खरीदना है। टारगेट लेके चलना है 4900 का।
स्टॉप लॉस रहेगा 4600 रुपए का। वहीं पे एक और बेस्ट ट्रेड मेरे को दिखाई दे रहा है, कुकुड दिसंबर वायदा 2950 2930 के आसपास खरीदें, टारगेट रखें 3040 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2890 का। जी बिल्कुल। तो ये तमाम ट्रेड एग्री कमोडिटीज में और इनके लेवल्स को जैसे मैंने कहा कि आप यूट्यूब पर दोबारा रिविजिट कर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया करेंगे अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन सर, इसके अलावा अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी चर्चा रही। और अब अगले हफ्ते जो है उसकी तैयारी करनी होगी और तमाम बातें जो हैं वो हम अगले हफ्ते के लिए कुछ छोड़ते हैं। आप सभी को हैप्पी वीकेंड्स और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज के कमोडिटी शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे ऐसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।